हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखेंगे परी क्लास 7th NCERT साइंस का 5th नंबर का चैप्टर है जो कि हमारा केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है ना। इस चैप्टर का नेम है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, प्यारा इन द सेंस मतलब बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो चेंजेस देखते हैं, जो हम कर सकते हैं, इजी प्रैक्टिकल की एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है। तो उससे हम जो भी हमारी केमिस्ट्री में फिज़िकल चेंजेस होते हैं केमिकल्स में या कोई भी चीज़ में, और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है, एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। देखते हैं ना अपने आसपास कितने तरीके की चीज़ें चेंज होती हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल अपन को गिवन है, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक, यानी कुछ नींबू पानी बनाना या कुछ भी बनाना, तो उसमें क्या करा जाता है, शुगर को वाटर में ऐड करने के लिए बोलते हैं ना। मेकिंग शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज, यानी हमने एक सॉलिड चीज़ ली, शुगर सॉलिड होती है, हार्ड होती है, और पानी वाटर लिया लिक्विड, तो हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर दिया, तो सॉल्यूशन बना दिया। तो एक तरीके का अपन ने सॉल्यूशन बनाया ना, शुगर सॉल्यूशन बनाया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज, दूध से दही जमाते हैं जो अपन, वो भी एक चेंज है ना। सम टाइम मिल्क बिकम्स सॉल्ट, यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि हम अगर दही भी नहीं बना रहे, जमा भी नहीं रहे, तो भी कभी कभी मिल्क ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है। पनीर बनाते हैं ना अपन, मतलब वो बन जाता है बनाने में, तो अपन इंटेंशनली इसको करते हैं, पर ख़राब हो जाता है, फट जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, यानी मिल्क में खटास आ जाना, ये क्या है, एक तरीके का चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, अगर अपन रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे कोई अपन नॉर्मल रबर बैंड देखते हैं ना, मिठाई का डब्बा पे आ रही है, हमारा चोटी बनाने के लिए जो रबर यूज़ होता है, तो उसको स्ट्रेच करते हैं, तो वो भी एक तरीके का चेंज है। पहले उसका साइज़ छोटा होता है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो कितना बड़ा साइज़ वो गेन कर लेता है ना, और छोड़ते हैं तो वापस अपनी जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, सम एक्टिविटी, अपन को कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है फ्रॉम एक्टिविटी के तरह से, उसको भी थोड़ा अपन डिस्कस कर लेंगे, और अपन यहाँ पर चेंज करेंगे ब्रॉड, मतलब यहाँ पर देखेंगे मेन कौन कौन से चेंजेस। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके के चेंजेस हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल, यानी दो तरीके के चेंज अपन को पढ़ने हैं यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो वैसे तो एक्टिविटी अपन को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, पर जस्ट मैं तुम्हें एग्जाम्पल जो यहाँ पर गिवन है उसके तरह से समझा देती हूँ। देखो क्या दे रखा है, जैसे अपन क्या देखते हैं ना कि यहाँ पर अपन एक स्क्वायर पीस का पेपर ले लिया, स्क्वायर शेप का पेपर ले लिया, और स्क्वायर शेप का जब पेपर लिया, यानी कि उसमें 4 स्क्वायर पीसेज उसके फिर अपन ने कट कर लिया, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4, यानी फिर उसको एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया, फिर उसको फर्दर 4 में कट कर लिया। तो अपन क्या देखेंगे, ये जो सारे पीस बने हैं ऑन द फ्लोर और टेबल, सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस, अगर उनको वापस से अपन एक के ऊपर एक साथ रख देंगे जैसे कि उसकी एक्चुअल शेप थी, तो वो दिखाई देने को तो हमको एक्चुअली में वैसे दिखाई देंगे, पर उसको अपन वापस से एज इट इज़ वापस नहीं पहुंचा सकते ना अपनी मेन स्टेज में, या तो अपन टेप लगाओ या ग्लू लगाओ, पर वो एक बार कट गया तो कट गया। ठीक है, वैसे अपन को यहाँ पर दे रखा है ब्लैक बोर्ड का, और जो चौक है उसका दे रखा है कि क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। जब पीस जो हम चॉक होती है स्कूल में यूज़ करते हैं ना अपन, उसको अपन क्रश कर देंगे तो डस्ट में चेंज हो जाती है, तो क्या अपन उसको इजीली वापस से चेंज कर सकते हैं, चॉक में नहीं कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ अपन को गिवन है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि आइस लिया अपन ने ग्लास के अंदर या फिर कोई भी प्लास्टिक टम्बलर के अंदर, तो मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। एक जो अपन ने ग्लास लिया, टम्बलर लिया, उसको अगर अपन सन में यानी हीट में रख देंगे, सनलाइट में, तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो वो मेल्ट होते होते यहाँ देखोगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगी, आइस, दोनों देखेंगे। ठीक है, तो नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, अगर उसमें हम
टम्बलर में आइस में अगर सॉल्ट डाल देंगे तो उसकी पिघलने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मेल्ट होने की कम हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा देर तक क्या रहेगा, जमा हुआ रहेगा। ये तो अपन नॉर्मली भी देखते हैं ना, ये आइसक्रीम वाले जो होते हैं, जो बेचने वाले जो होते हैं, वो उनके नीचे जो आइसक्रीम जो रखी होती है उसके नीचे जो बड़ा कंटेनर, उसमें आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर होता है, क्योंकि उससे आइस में क्या बोलते हैं, सॉल्ट डाल देने से वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होता है, बहुत टाइम लेता है। ठीक, तो ये कुछ एक अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, और अपन को नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे दिया है कि बॉईल सम वाटर इन कंटेनर। फिर अपन क्या देखेंगे, जब वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या देखते हैं, स्टीम राइज होने लग जाती है उसमें से, मतलब भाप निकलने लग जाती है, वेपर्स निकलने लग जाती है। अब यहाँ पे बोला है जब वेपर्स निकलती है तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, कोई भी जो पैन है या कोई भी ढक्कन है उसको उससे ढक देंगे, तो स्टीम वहाँ से निकल नहीं पाएगी। तो क्या दिया है, हैंडल कवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पर पानी भाप नहीं निकल पाएगी ना, तो जो जो सीधी नहीं जा रही उसकी जो स्टीम है तो वो साइड में से पैन से निकलने लग जाएगी, तो इनर सरफेस ऑफ द पैन वो अपन को ऑब्जर्व होगी। तो ये जस्ट सिंपल से हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं। तो चलो अपन मेन काम की चीज़ पर आए। ये वाला एग्जाम्पल भी समझा दूँ तुम्हें, ठीक है। अब दिया है यहाँ पर, होल्ड अ यूजफुल हैकसॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग, कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर फ्यू मिनट। अपन ने एक ब्लेड ली एक तरीके की, उसको अपन ने क्या किया है, गरम कर लिया। क्या दिया हुआ है, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और फिर कुछ टाइम के लिए अपन देखेंगे, तो फिर क्या देखेंगे, जो टिप है उस ब्लेड की उसमें क्या चेंज हमको दिखाई दे रहा है, द ब्लेड फ्रॉम द रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, यू सो दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडर वेट चेंज इन साइज। अच्छा सॉरी, ये दिया हुआ है कि जब अपन ब्लेड को गर्म करते हैं तो वो हीटन अप हो जाएगी जब स्टोव के ऊपर रखेंगे। तो पहले तो कोल्ड थी और उसका कलर भी अगर बहुत देर तक गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड सा हो जाएगा, रेड हॉट, फिर बाद में ब्लैक हो जाएगा। बाद में जब गैस बंद किया तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वापस कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अपनी। अब चलो ये सारा जो अपन ने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है अपने पास में, उसको देखें। प्रॉपर्टीज सच ए शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो उसका शेप हमने देखा, उसका साइज़, शेप सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी शेप है, तो शेप में चेंज हो सकता है। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, किसी चीज़ को अपन ने यूज़ कर लिया तो वो पहले बड़ा साइज़ का था, फिर क्या हो गया, वो छोटा साइज़ का हो गया। लाइक चौक से अपन लिख रहे हैं, चौक का यूज़ करते करते क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पेंसिल से अपन लिख रहे हैं, पेंसिल यूज़ करते करते, शार्प करते करते क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, साइज़ में अंतर आ जाए। किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया गर्म करा अपन ने किसी चीज़ को, मेटल वगैरह को, तो क्या कलर चेंज हो गया। एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, तो स्टेट कितनी होती है हमारी सब्सटेंस की, 3 स्टेट रखता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे अपन ने सॉलिड को गर्म किया, लाइक आइस को थोड़ा हीट किया तो वो वाटर में चेंज हो गई, वाटर को फिर फर्दर और हीट किया तो वो स्टीम में, वेपर में चेंज हो गई, तो स्टेट में भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये सारी शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, तो ये सब सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो हम जिनको हम इजीली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सो इन सब प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाना, लाइक शेप चेंज हो जाना, साइज़ चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाना, तो ये इनमें जो चेंज आ जाएगा वो चेंज कौन सा होगा हमारा, फिजिकल चेंज होगा। कितना ईजी है। अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। अब जो वर्ड है रिवर्सिबल, इसका मीनिंग जानती हो, रिवर्सिबल वर्ड का मतलब होता है वापस
जहाँ से चले वापस से वहीं पर पहुँच सकते हैं अगर अपन, जैसे कि अपन ने यहाँ पर, मैं पेंसिल से एक बार तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ कि अपन ने क्या लिया, आइस ली है ना। आइस सॉलिड स्टेट में होती है ना, जब इसको अपन हल्का सा हीट देंगे, हल्का हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो क्या अपन वापस लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं? जा सकते हैं, जब अपन हीट को लो मतलब टेम्परेचर डाउन कर देंगे, यानी फ्रीज़ कर देंगे उसको अपन, तो वापस से अपन उस स्टेज में जा सकते हैं। तो पहले इस साइड से अपन इस साइड चल सकते हैं और वापस से इधर आ सकते हैं। तो इधर वाली साइड जैसे अपन बोलते हैं रिएक्टेंट साइड होती है, एरो की इधर वाली साइड क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड, और इधर वाली साइड होती है प्रोडक्ट साइड, वो अपन केमिकल वाले में देखेंगे। पर मैं जस्ट तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर अपन एक साइड से दूसरी साइड, वापस से दूसरी साइड से वापस से पहली वाली साइड अगर आ सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्स बोलते हैं ना, अपन गाड़ी चलाते हैं, पापा या कोई भी तुम्हारे, तो बोलते हैं ना रिवर्स ले रहे, बैक ले रहे हैं। जैसे गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर अपन पार्किंग करने के लिए बोलते हैं ना रिवर्स ले रहे हैं, वापस उसी जगह पर पहुंचा रहे हैं, यानी रिवर्स कर रहे हैं। तो वो ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये वाली जो चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल। तो इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया रिवर्सिबल का। तो इन सच अ चेंज नो फ्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसमें क्या दिया है, फ्यू नहीं है, सॉरी न्यू। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि इस तरीके के जो चेंज होता है उसमें कोई नई चीज़ बन के नहीं निकल के आती। लाइक अपन ने बोला कि साइज़ चेंज हो गई कोई चीज़ की, तो साइज़ चेंज हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई ये पेंसिल है तो ये पेंसिल ही रहेगी ना, मैंने शार्प कर करके इसको काम कर करके इसको छोटा कर दिया तो ये पेंसिल से पेन तो नहीं बन गई, या पेंसिल से शार्पनर तो नहीं बन गई ना। लाइक मैंने पानी है ये, उसको जमा दिया तो भी वो पानी ही है, H2O। पानी का फॉर्मूला होता है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर वो आइस के फॉर्म में है तो भी H2O है, लिक्विड है पानी के फॉर्म में है तो भी H2O है, स्टीम बन गया तो भी क्या है, H2O है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जो सब्सटेंस है वो ही रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा। लाइक अपन ने आयरन को गर्म किया, लाइक चिमटा जो अपन टोंग बोलते हैं रोटी सेकने वाला, वो गर्म हो जाता है जब उसको सेक करते हैं, हीट हो गया वो, है ना, गर्म हो गया। पर वो वापस क्या वो आयरन का है, इन केस अगर स्टील का है आयरन का, तो क्या वो चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो नई चीज़ नहीं बन रही, जो चीज़ है वो वही रह रही है, सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा। ये चेंज समझ में आ गया, फिजिकल चेंजेस में फिजिकल वाला हो गया। तो फिजिकल चेंजेस में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हें हो तो पूछ लो, नहीं है हो तो फिर घर पे एक बार और इसको देख के फिर तुम पूछ लेना। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर केमिकल चेंजेस, हाँ केमिकल चेंज को अपन यहाँ पर देखते हैं। तो अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखते हैं ना कई बार अपनी कोई लोहे की चीज़ है, लाइक अपनी जो ग्रिल होती है घर की, उसमें भी बारिश के टाइम में क्या हो जाता है, रस्टिंग सी हो जाती है, जंग लगना जिसे अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो रस्टिंग हो जाती है। तो इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। जो जंग लगता है वो कैसा होता है, ब्राउनिश सब्सटेंस होता है ना, ब्राउन ब्राउन सा कलर का। तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every articles of iron kept in open gets rusted। सब पे जंग लग जाता है जो भी ओपन में रखी है लोहे की जो चीज़ें होती है आयरन की। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। अगर कोई भी घर में जो भी काम में चीज़ जो भी लेते हैं अपन आयरन की, वो क्या हो जाती है कुछ समय बाद, अगर उसको खुली हवा में ऐसे भी रखा हुआ है तो वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन, यानी जो तवा रोटी सेकने के लिए अपन यूज़ करते हैं, ऑफन गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, मान लो 2-3 दिन तक उसको यूज़ नहीं किया अपन ने, तो क्या हो जाता है, रस्टिंग आ जाती है ना।
रस्ट इज़ नॉट आयरन, जो रस्ट बना है वहाँ पर वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, ये आयरन नहीं है, इस पर कुछ आयरन का कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया जिससे वो उस पर रेड रेड ब्राउनिश क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, यानी इस पर जम गया। समझ रही हो? तो देखो अब यहाँ पे गिवन है अपन को फ्यू मोर चेंजेस वर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। हाँ, अब यहाँ पे क्या गिवन है अपन को, एक्टिविटी गिवन है एक। एक्टिविटी में क्या गिवन है, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका अपन ने क्या लिया, एक थिन सी स्ट्रिप ले ली। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, जो मैग्नीशियम का ऐसे स्ट्रिप थी उसकी जो टिप है उसको किससे क्लीन कर लिया, सैंड पेपर। जानती हूँ सैंड पेपर तो तुम। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, फिर उसकी टिप को कहाँ ले गए, कैंडल फ्लेम के पास में। इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट, इस तरीके का जो इमेज में गिवन है, इस तरीके की एकदम सफ़ेद एकदम वाइट लाइट के साथ वो मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है। व्हेन इट्स कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, जब वो कम्प्लीटली जल जाएगा मैग्नीशियम का जो रिबन है तो पीछे से क्या छोड़ता है, पाउडरी ऐश को छोड़ता है। तो ये जो चेंज अपन ने थ्योरेटिकल देखा उसको अगर अपन रिएक्शन के फॉर्म में बोले, रिएक्शन मतलब अपने केमिस्ट्री में कोई भी चेंज जो केमिकली चेंज हो रहा है उसको अपन एक रिएक्शन पैटर्न में लिखते हैं। जो एरो के बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, तो अपन यहाँ पर जो रिएक्शन अपन को जैसा कि गिवन है इमेज में, अपन क्या देखेंगे, मैग्नीशियम का रिबन लिया यानी Mg, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या हुआ, सिंबल क्या हुआ Mg, उसकी ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन अपन ने कराई, तो अपन का जब वो बर्न हो गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको अपन बोलेंगे MgO। ठीक, अब यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। In equation of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage। यानी कि इस इक्वेशन जो अपन को दे रखी है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है मैथमेटिक इक्वेशन जैसी नहीं होती, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज और इक्वेशन होती है वैसा सा नहीं होता। हमारी केमिस्ट्री में अलग तरीके से इक्वेशंस होती है, और ये हम जब एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो उसको अपन बैलेंस करके लिखते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम का आइटम दे रखा है और ऑक्सीजन के 2 हैं, है ना, और जबकि अपन प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो देखने पर अपन को क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन एक ही दिखाई दे रहा है और मैग्नीशियम एक दिखाई दे रहा है। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, तो इनको बैलेंस करना पड़ता है एक्चुअली में। जैसे अगर अपन को ये रिएक्शन है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ को मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से, तो ये जो ऑल ओवर बना अपना ये क्या हो गया 2 MgO। तो अब देखोगे सब बैलेंस है, 2 Mg से 2 Mg बन गए, 2 ऑक्सीजन से, है ना, तो इनको बैलेंस करना होता है। ठीक है, चलो अब ये जो अपन ने मैग्नीशियम की एक्टिविटी देखी उसमें आगे बता रखा है, कलेक्ट द ऐश, जो यहाँ पर ये बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाना, एंड मिक्सचर इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन। जब जो ये इसकी ऐश थी वो उसको अपन ने क्या किया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब, एक्वा का मतलब होता है वाटर, और वाटर के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व कर दी जाती है तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब जो ये मिक्सचर बना हमारा, इसको किससे चेक करेंगे अपन, ब्लू और रेड। इसके बारे में अपन ने प्रीवियसली भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना। मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि अपना एसिड है और एक बेस है, एसिड रेड में जाएगा और बेस ब्लू में टर्न होगा। हाँ, अगर B to B जाता है तो वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर लिटमस पेपर का कलर अगर अपना वो ब्लू है तो वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो रेड कलर को एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, याद है तुम्हें तो वेरी गुड। ठीक है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, या फिर डज द
जो लिटमस पेपर है ब्लू से रेड होगा तो अपन चेक कर लेंगे। ये तो अपन को प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली तो अपन देख नहीं सकते। तो अपन प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं तो कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक है कि बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ फ्यू सब्सटेंसेस, जब इसकी जो ऐश बनी है उसको अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कुछ नए सब्सटेंस यहाँ पर फ्यू बोल रही हूँ बार बार में, न्यू है, हमेशा फ्यू बुलाना रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो जब ये जो बन गया ना, ये जो ऐश थी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, इसको वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया, यानी H2O के साथ डिसॉल्व कर दिया, तो एक नई चीज़ बनकर आ गई हमारे पास में, विच इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। पहले Mg था ओनली, मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जब बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी O2 से रिएक्शन हुई तो MgO बन गया, ये मैग्नीशियम की ऐश बन गई जिसे अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। फिर इसको लिया अपन ने चम्मच से, स्पून से, और उसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया, यानी H2O में डिज़ोल्व कर दिया। तो फिर फर्दर एक रिएक्शन हो गई हमारे पास में। फिर अब जो बना डिज़ोल्व करने के बाद बना वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ MgOH होल ट्वाइस हमारा बन गया। ठीक है, तो ये एक जस्ट सिंपल सा एग्जाम्पल लिया अपन ने। इस तरीके की अगर अपन केमिस्ट्री को लेकर चलते हैं तो कितनी ही लाखों करोड़ों इक्वेशंस अपने केमिस्ट्री में होती हैं, पर अपने जैसे जैसे अपनी स्टेज बढ़ती जाएगी क्लास की, वैसे वैसे वो इंट्रोड्यूस होती जाएगी। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस formed on burning of magnesium, and magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water। समझ में आ गया तुमको, है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर फर्दर अपन को यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, काफ़ी बड़ी सी एक्टिविटी दे रखी है, इसको भी अपन देख ही लेते हैं। कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर कुछ छूट जाएगा तो समझना मुश्किल हो जाता है। देखो, हाँ, डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है अपना CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट को ये बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपन नीला थोता या ब्लू विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल और नीला थोता। ठीक है, कॉपर सल्फेट को लिया अपन ने, 1 टीस्पून लिया, डिज़ोल्व किया इसको अपन ने हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर। एक बीकर में आधा ले लिया, बीकर में वाटर, और उसमें अपन ने ये डाल दिया नीला थोता यानी कि ब्लू विट्रोल यानी कि कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। इतना काम कर दिया। फिर क्या करना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। फिर इसके अंदर अपन ने जब कॉपर सल्फेट मिला दिया वाटर के अंदर, तो अपन 2-4 बूंद किसकी डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, ठीक है, उसका डाइल्यूट, डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करने का होता है DIL, लिखकर ब्रैकेट लगा दो, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, यू शुड गेट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो अपन को कैसा कलर का सॉल्यूशन मिला, ब्लू कलर सॉल्यूशन। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। किसी में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में या फिर छोटा सा कोई भी ग्लास की बॉटल में ले लिया। फिर उसमें क्या करेंगे अपन, ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू रिमेनिंग सॉल्यूशन। और बाकी का जो सॉल्यूशन बचा उसमें क्या डाल दी, पुरानी कोई ब्लेड डाल दी या कोई कील डाल दी, मतलब आयरन की कोई चीज़ डाल दी। कहने का मतलब क्या है, आयरन की कोई चीज़ डाल दी अपन ने। वेट फॉर हाफ एन आवर, और थोड़ी देर अपन ने क्या किया, वेट कर लिया। उसमें से थोड़ा सा अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में निकालिया और बाकी का बचा जिसमें क्या डाल दी, ब्लेड डाल दी, और आधा घंटा वेट किया। फिर वेट करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन को चेक करना है अपन को। तो कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। जो अपन एक टेस्ट ट्यूब में निकाल कर सेव किया था और जो बाद में जो कलर हुआ उसको चेक करेंगे। तो अपन क्या देखते हैं, इसके बाद यहीं से है ना, यहाँ से सबसे वही सोच रहे हैं, इधर से होगा ना, टेक आउट द नील ऑफ और द ब्लेड, नहीं, यहाँ कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लू, एक सेकेंड, हाँ इधर से चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। अपन क्या चेंज देख पाते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, टेक आउट द नेल ऑफ, या फिर जो भी ब्लेड डाली उसको बाहर निकाल लिया। हैज़ इट चेंज
it anyway. The change that you notice are due to reaction between copper सल्फेट एंड आयरन. अपन ने कॉपर सल्फेट ऐड किया था ना इसमें, और ये आयरन की चीज़ डाल दी अपन ने, तो अब जो रिएक्शन होगी उससे चेंज आएगा कलर में. द चेंज ऑफ द कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. कैसा हो गया? ब्लू से ग्रीन हो गया. क्यों हुआ? रीज़न भी है यहाँ पर, ऐसे ही हवा में ही नहीं हो गया. रीज़न ये है कि अपन ने जो आयरन की चीज़ डाली थी उससे आयरन से क्या बन गया यहाँ पर? आयरन सल्फेट. क्या बन गया? आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट यहाँ पर अपना Fe2SO4 बन गया, FeSO4 बन गया, सॉरी क्या बन गया? FeSO4 बन गया. अ न्यू सब्सटेंस द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल. अब देखो इस पे आयरन की जो भी चीज़ थी उसके ऊपर क्या हो गया? सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया. द ब्राउन सब्सटेंस, कलर ब्लू से क्या हुआ? ग्रीन हुआ. और जो नेल है उसका कलर कैसा हो गया? ब्राउनिश हो गया. तो ये दिया द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल या फिर ब्लेड जो भी है. इट कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर इस पर कुछ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया. वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस. देखो अब ये जो सारी इतनी लंबी अपन ने रामायण पढ़ी उसका इक्वेशन में सिंपल एक लाइन में सबको कंक्लूड करके अपन लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? रिएक्शन के फॉर्म में. तो रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन फिर ये अपनी रिएक्टेंट साइड हो गई, फिर एरो देकर प्रोडक्ट साइड लिखेंगे. आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया ग्रीन कलर का, और नीचे कॉपर का ब्राउनिश डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर. तो ब्राउन सा डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, वो क्या डिपॉजिट हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया. आयरन ब्राउन दिखाई दे रही है ना? क्यों दिखाई दे रही? क्या डिपॉजिट हुआ उसके ऊपर? कॉपर, इसलिए हमें ब्राउन दिखाई दे रही. देखती हो ना कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, लाइक भगवान के अपन पूजा के लिए जो यूज़ करते हैं लोटा, और वो कॉपर के होते हैं ना, वो ब्राउनिश कलर के होते हैं ना, ब्राउन कलर के ही तो होते हैं. तो वैसा सा कलर नहीं दिखाई दे रहा. तो ये आयरन नेल पहले तो नॉर्मल सी थी, फिर बाद में जब इसको कॉपर के सॉल्यूशन में डाला तो कैसी हो गई? वैसे से कलर की हो गई ना. समझ पा रही हो चीज़ को? ठीक है, तो ये एक्टिविटी तो समझ में आ गई तुमको? आ गई. अब अपन देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी. यहाँ पर टेक अबाउट. एक्टिविटी का मतलब है जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देकर हमको समझाने की कोशिश करें कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं या फिर फिजिकल चेंजेस होते हैं. तो एक्टिविटी क्या है? एग्जाम्पल है एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें. टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब. अपन एक छोटे से बीकर में या टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? विनेगर, जो अपन घर पे वो यूज़ करते हैं ना विनेगर, वो वाला विनेगर. ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और उसमें क्या किया अपन ने? बेकिंग सोडा ऐड कर दिया. बेकिंग सोडा भी जानती हो, कुछ भी अपन जो खाने की चीज़ जिसको फ्लफी बनाने के लिए डालते हैं ना, पिंच ऑफ वो. यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइक जो फिगर में गिवन है. देखो अपन ने देखा कि जब अपन ने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला, या नॉर्मल भी अपन डालते हैं ना, इनो डालते हैं पानी में, तो क्या होता है? जब इनो डालते हैं तो अपन क्या देखते हैं? उसमें से बबल्स निकलते हैं ना, गैस निकलती है. तो वैसे ही यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि जब अपन ने बेकिंग सोडा डाला तो फिर इसको अगर अपन इस तरीके से बंद कर दें किसी भी मीन के थ्रू, और उसको नॉर्मल पानी में जब अपन उसको डालेंगे तो इसमें से ये जो बबल्स निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? पानी, लाइम वाटर. देखो दिया ना, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर सॉल्यूशन. यानी लाइम वाटर में जब इस गैस को पास किया अपन ने, तो यहाँ पर क्या निकलते दिखाई दे रहे हैं? बबल. और ये बबल किस चीज़ के हैं? कौन सी गैस के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के. तो ये जो सारी प्रोसेस की, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. तो विनेगर को अपन केमिकली क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड की बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराए. बेकिंग सोडा को अपन केमिकली क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर शॉर्ट में बोलना चाहो तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो. हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बाकी के छुटपुट और सब्सटेंस भी यहाँ पर, अदर सब्सटेंस भी बनते हैं. ठीक है. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज. अब यहाँ पर जो लाइम वाटर था उसमें जो यहाँ पर CO2 बनी थी, उसको अपन ने इस तरीके से बंद करके यहाँ पर पास करवा दिया.
तो जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिखा होता है ना, उसको ट्वाइस बोलते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला है अपना CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 अपन ने पास करवाई, यहाँ से CO2 निकली। अपन ने जब क्या किया था, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर वो डाला था ना, बेकिंग सोडा डाला तो CO2 निकली। उस CO2 को अपन ने पैक करके यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक पहुँचा दिया। तो अब इनकी जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया अपना यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। तो तुम देखोगी ना कि ये जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये पहले इसका कोई कलर नहीं था, पर जब इसमें अपन ने ये CO2 घुसी ना, इसके अंदर गई ना, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट वाइट सा हो जाएगा। जैसे चूना होता है ना, वाइट वाइट सा, मिल्की सा हो जाएगा, मिल्क सा, वैसा कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर गिवन है अपन को। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डाली अपन ने। अब डालने का मतलब है इस तरीके से अपन ने इसमें पास करी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की का मतलब वाइट वाइट सा बना दिया, ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन जब लेबोरेटरी में, यानी जो लैब होती है तुम्हारी, साइंस लैब होती है ना, केमिस्ट्री लैब, उसमें ये वाला प्रैक्टिकल बहुत इजीली कराया जा सकता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे टेस्ट ट्यूब में, 1-2 टेस्ट ट्यूब दे देंगे, एक में तुम्हें एसिटिक एसिड और वो बेकिंग सोडा डाल के देंगे, और इसमें कॉर्क लगा के ऐसे ट्यूब दे देंगे, और उसमें डालोगे तो तुम देखोगे जादू। यानी वो पहले तो वाइट कलर का था, फिर बाद में जब इसमें CO2 गई तो क्या हो गया? मिल्की वाइट कलर का हो गया। ये हुआ, ठीक है। चलो, वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, दैट द एयर। अब अपन ने चैप्टर जो आगे आएगा चैप्टर, उसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, आगे जो वाला चैप्टर है आई थिंक बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। रेस्पिरेशन, यानी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से भी तो रिलीज़ होती है जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। यानी हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो उसके लिए बारे में दिया हुआ है। चलो, अब अपन को एक्टिविटी यहाँ पर 5.6 और 5.8 जो देखिए अपन ने, 5.6 में अपन ने ये बनाया था, 5.3 है, ये 5.4 है, 5.5 है, ये 5.6 है। अच्छा, अब एक्टिविटी 5.6-5.8 you saw that in each change one or more new substance were formed. और एक्टिविटी 5.6 the ash was new substance formed when magnesium was burned in air. मैग्नीशियम जब बर्न हुआ एयर में तो अपन ने यहाँ पर नया सब्सटेंस देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें अपन ने देखा कॉपर सल्फेट की यहाँ पर नया प्रोडक्ट, आयरन प्रोडक्ट, आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर फॉर्म हुआ। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर ये नया सब्सटेंस बना ना कॉपर सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट से। और मैग्नीशियम में अपन ने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और उससे और आगे अपन ने पानी में उसको घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन गया, यहाँ पर अपन ने देखा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नई चीज़ बन के निकल के आ रही है। जब अपन कोई 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? नई चीज़, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना ही तो हमारा क्या है? केमिकल चेंज हो गया ना। तो अपन कह सकते हैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करके, a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. कोई भी ऐसा चेंज जब उसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस, नई चीज़ बन के निकल के आ रही तो वो चेंज हमारा केमिकल चेंज हो गया। और जो केमिकल चेंज है तो अ केमिकल चेंज ऑल्सो अपन क्या बोल सकते हैं उसको? केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। जो केमिकल चेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन के तरीके से होता है। और जनरली अपन देखते हैं, वैसे तो केमिकल रिएक्शंस भी कई केमिकल रिएक्शन होती है जो रिवर्सिबल होती है, पर जनरली अपन उसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है? इरिवर्सिबल। अपन ने फिजिकल चेंज में वर्ड पढ़ा था रिवर्सिबल, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था जिस स्टेज से वो चला वापस से उस स्टेज में पहुंच सकता है, तो वो रिवर्सिबल हुई।
और इर मतलब कि अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल, यानी कि वापस से सेम उसी जगह पर इजीली नहीं पहुंचा जा सकता, तो वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ। तो जनरली अपन देख लेते हैं, वैसे तो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल भी बहुत सारी होती है, और अपन यहाँ पर बोल सकते हैं अभी के लिए कि यहाँ पर केमिकल जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। हमारी लाइफ में बहुत सारे अपन सब्सटेंस से देखते हैं ना, जैसे दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो क्या दही से वापस दूध बना सकती है? नहीं। तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज। हमारे आयरन पे कोई भी आयरन की चीज़ है, लाइक तवा है या कोई भी आयरन की चीज़ है, उस पर रस्ट लग गया, तो रस्ट लग गया तो रस्ट को अपन धो के हटा सकते हैं, पर रस्ट से वापस आयरन तो नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते, तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज, ठीक है ना। ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपन को, है ना। जैसे फ्रूट है, फ्रूट अपना पहले अपन रॉ फ्रूट लाए, मतलब कच्चा फ्रूट लेके आए, थोड़े दिन बाद आम जैसे मैंगो लिया अपन ने, तो वो थोड़े दिन बाद पक जाएगा, तो क्या पके हुए को वापस कच्चा कर सकते? नहीं। तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज। वैसे अब है फॉर एग्जांपल केमिकल चेंज के एग्जांपल गिवन है अपन को। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, वो केमिकल चेंज है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, क्या वापस से वो वैसा का वैसा निकल के आएगा? नहीं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, वो अभी मैंने बताया, एग्जांपल दिया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करा देना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेंज। हाँ, अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू मटीरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। अपन देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए किए जाते हैं, और ये सब कैसे होते हैं, केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। Indeed, every new material is discovered by studying chemical change। तो नया सब्सटेंस अगर अपन को देखना है, नई चीज़ देखनी है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केमिकल चेंज करना पड़ेगा। ओके, we have seen that one or more new substance are produced in a chemical change. In addition of new product, the following many accompany a chemical changes। क्या क्या है, देखो, फर्स्ट heat, light or any other radiation may be given off or absorbed। जब कोई भी केमिकल चेंज होना है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अपने आप तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ अपन को करना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला किया, तो अपन ने उसको क्या दी, हीट दिया, जलाया, तब जाके केमिकल चेंज हुआ। या फिर किसी को लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ। या फिर कोई भी कुछ ना कुछ तरीके की अपन उसको एनर्जी देंगे, तब जाके कोई ना कोई चेंज प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी केमिकल चेंज अगर अपन को कराना है, तो उसको अपन को कोई भी तरीके की रेडिएशन या कुछ भी अपन को उसमें एब्जॉर्प्शन या ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, साउंड में भी प्रोड्यूस। अब कोई केमिकल रिएक्शन में अपन देखते हैं कि साउंड भी प्रोड्यूस होता है, कोई आवाज़ भी उसमें डेवलप होती है। लाइक सोडियम का टुकड़ा है, वो तो लेबोरेटरी में होता है, अपन घर पे नहीं कर सकते। उसको अगर अपन वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो बम करके साउंड आएगा, और आग सी लग जाती है थोड़ी सी वहाँ पे, तो वो क्या हुआ, साउंड निकलता है केमिकल रिएक्शन में। कहीं में भी इसलिए लिखा है, हर केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, किसी किसी में होता है ना। लाइक वो दिवाली के टाइम पटाखे फूटते हैं, तो वो भी तो केमिकल चेंज हुआ ना, वापस से बाइंड करके तो एक्चुअल पटाखा बनेगा नहीं ना, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अ चेंज इन स्मेल may take place और a new smell may be given off। देखते हैं ना अपन, फ्रूट्स देख लिया या कोई भी अदर चीज़ देख लिया, तो स्मेल में भी चेंज आ जाता है। लाइक दूध में हल्की सी अलग स्मेल होती है, और दही में हल्की सी अलग स्मेल होती है, तो वो भी स्मेल में भी चेंज होता है। अ कलर चेंज मे बी टेक प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन हो गई, लाइक लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया अपन ने, उसको जब अपन ने बर्न कर दिया और वो किस में चेंज हो गया, ऐश में चेंज हो गया, तो लकड़ी ब्राउनिश कलर की होती, ऐश कैसी होती, ग्रेइश कलर की, ब्लैकिश कलर की, तो कलर में भी चेंज हो गया ना। तो कोई चीज़ का बर्निंग भी क्या होता है, हमारा केमिकल चेंज होता है ना। क्या वापस से ऐश से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, वुड नहीं बनेगी, वही है।
अ गैस मे बी फॉर्म, और कोई कोई रिएक्शंस में गैस का भी इवोल्यूशन होता है, जैसे अपन ये देखी थी, बेकिंग सोडा डाला, विनेगर डाला तो गैस निकली ना, CO2 निकली। तो ये सब हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। समझ में आई बात? अब है लेट अस लुक एट सम एग्जांपल, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स अपन को यहाँ पर दे रखे हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो, यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ ए केमिकल चेंज। देखा भी अपन ने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कि कोयला को बर्न करते हैं तो भी क्या होता है, केमिकल चेंज, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। वुड लीव्स इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, चाहे कोल बर्न करो, चाहे वुड बर्न करो, चाहे लीव्स को बर्न करो, क्या बनेगा, ऐश का फॉर्मेशन होगा, केमिकल चेंज हुआ। In fact, burning of many substance is a chemical change. Burning is also accompanied by production of heat. जब भी burning करते हैं तो उसमें heat भी इवॉल्व होती है ना। अपन कोई चीज़ जलाएंगे तो heat निकलेगी कि नहीं निकलेगी, गर्म हो जाती है ना वो चीज़, तो वो भी दिया है। Explosion of firework is a chemical change, वही पटाखे वाला। You know that such an explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere। अपन देखते हैं ना एक्सप्लोजन, जब पटाखे वगैरह जलाते हैं तो इसीलिए तो मना करते हैं ना, एक तो उसकी वजह से साउंड निकलता है तो साउंड पोल्यूशन होता है, और उससे इतनी हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो ये सबसे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन डेवलप होता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, इसलिए तो बोलते हैं पटाखे नहीं चलाने चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, यानी जब फूड ख़राब हो जाता है, इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल, यानी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज? हाँ, क्योंकि वापस से स्पॉइल फूड से वापस से उसको फ्रेश में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। अगर अपन फटाफट से एप्पल काट के और हाथों हाथ नहीं खा लेंगे तो वो ब्राउनिश से कलर में चेंज हो जाएगा ना, आधा घंटा भी रख देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा। और इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस, ये तो जस्ट एग्जांपल, ये नहीं सभी ने देखा होता है कि अगर नहीं काट, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है उसमें, इसलिए ब्राउन कलर का होता है। फिर है ये, अगर अपन एप्पल पे नहीं तो अपन पोटैटो पे देख लिया, ब्रिंजल पे देख लिया, तो मम्मी भी बोलती है ना कई बार, अगर वो आलू को काट रहे हो तो पानी में काटो, क्योंकि अगर बाहर काटा तो लाल लाल सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है आलू। बैंगन ब्रिंजल भी क्या होता है, हाथों हाथ काट के बनाओ या फिर उसमें पानी के अंदर काटा जाता है, ताकि उसका एटमॉस्फेयर हवा के साथ रिएक्शन ना हो और वो ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि ब्राउन ब्राउन कलर का वो नहीं बनेगा। The change of color in these cases is due to the formation of new substance। ये जो कलर चेंज हुआ है किस वजह से हुआ है, न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन से। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? नहीं, ये सारे चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस ही हैं। अगर अपन को वो ब्राउन ब्राउन चीज़ हटानी होगी, लाइक अपन को एप्पल हो गया, अपना ब्रिंजल हो गया या पोटैटो हो गया, तो क्या वो अपने आप हट जाएगी? नहीं ना, अपन को या तो स्क्रैप करके या काट के हटानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि वो वापस से इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या हुआ, हमारा केमिकल चेंज हुआ। तो अब अपन देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का अपन नॉर्मल डिस्कशन थोड़ा पहले भी कर चुके हैं। अपन ने इस चैप्टर में देखा कि जब भी हम आयरन की कोई भी चीज़ हो, चाहे यूटेंसिल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद उसमें रस्टिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है उसका अपन रिएक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, और उसका थ्योरी देख लेते हैं। चलो, दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। धीरे 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 क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो आर्टिकल, वो चीज़। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार or truck bodies and many other articles, the monastery lose due to rusting of is huge। क्या दिया हुआ, जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, जो शिप होती है वो फॉर्म होती है, कार्स होती हैं, तो ये सब भी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है ना। तो क्या दिया है, द मॉन्ट्री, अरे क्या बोला मैंने,
द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। तो इस तरीके से जो इन बड़ी बड़ी चीज़ों का लॉस होगा तो वो तो बहुत बड़ा लॉस हुआ ना हमारे लिए, ब्रिज टूट जाना या फिर शिप का सारा। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रस्टिंग की प्रोसेस को अपन किस फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं? जैसे आयरन है, आयरन को Fe सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2 से। O2 हमारे एयर में प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी हमको देने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उससे वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 जो कि हमारी क्या होती है? रस्ट होती है। ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। अगर रस्ट फॉर्मेशन जो होना है यानी रस्टिंग जो होनी है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब ज़रूरी है वो H2O पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ये दोनों नहीं होगा तो रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। तो इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, लाइक बारिश के टाइम में तो ह्यूमिडिटी हो ही जाती है, तो उस समय देखते हैं ना अपन कोई भी चीज़ जो रखी है उस पर क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है ना। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है? रस्टिंग क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो बड़े बड़े ब्रिज हो गया, शिप्स हो गई, कार हो गया, ट्रक हो गया, इसकी अगर ये ऐसे ही रस्ट होते रहे तो ये तो जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएंगी। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ काम किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। हाउ डू प्रिवेंट रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो रस्टिंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि उनको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में लाने से बचाना है। किसको? आयरन को। अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे सिंपल जो तरीका है वो क्या? उस पर या तो पेंट कर दो या कोई ऑयल की या किसी भी चीज़ की क्या कर दो? ग्रीसिंग कर दो, चिकना उसे ऊपर से कर दो, ताकि उस पर वाटर मॉलिक्यूल ठेर ना पाए और ऑक्सीजन भी उस पर अटैच ना हो पाए। ये तो सबसे सिंपल तरीका, जैसे घर में भी आयरन के जो गेट वगैरह होते हैं उस पर पेंट करके रखते हैं ना, वैसे। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. या तो अपन frequently जिस टाइम टू टाइम इस तरीके से पेंट कर दें उसके ऊपर, या इसके अलावा एक तरीका ये है कि अपना जो रस्टिंग है वो आयरन की होती है और अदर मेटल की नहीं होती, लाइक क्रोमियम की नहीं होती और क्या बोलते हैं जिंक की नहीं होती, इनकी रस्टिंग नहीं होती ना। तो अपन क्या करें, कोई ऐसा तरीका लें जिससे कि आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक की क्या हो जाए? कोटिंग हो जाए, उसके ऊपर क्रोमियम या जिंक की लेयर चढ़ जाए एक तरीके से। तो उस तरीके से भी अपन रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आयरन और जिंक की कोटिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं कि कैसे अपन आयरन के ऊपर क्रोमियम और जिंक की कोटिंग कर सकें, तो उसके लिए अपन एक प्रोसेस करते हैं, उसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन हमारी प्रोसेस है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी जिंक की लेयर अपन ने आयरन के ऊपर चढ़ा दी, वो प्रोसेस हमारी गैल्वेनाइजेशन है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घर में जो वाटर सप्लाई के लिए जो आयरन पाइप यूज़ किए जाते हैं वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, यानी उनके ऊपर हल्की सी जिंक की लेयर होती है ताकि वो क्या नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो, उस पर रस्टिंग ना हो, इसलिए उनका क्या कर दिया जाता है? गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर गैल्वेनाइजेशन ना करें तो अपने आयरन के जो पानी की सप्लाई वाले पाइप है तो वो तो जल्दी से रस्ट आउट होकर फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ दी है। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। शिप अपनी आयरन से बनती है और किस में डिप रहती है? मतलब ज़्यादातर आधा अपन देखते हैं ना पानी में हल्की सी डूबी रहती है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू शिप्स आउटर सरफेस, यानी कंटिन्यू उसके कांटेक्ट में आती रहती है, पानी शिप के कांटेक्ट में आता रहता है।
मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। जो सी वाटर है उसमें तो सॉल्ट ही होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं बहुत तरीके के। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। अगर हमारे वाटर के अंदर सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो और जल्दी रस्ट बनाएगा। यानी अपन देखते हैं ना शिप वगैरह जो सी में चलती है, तो अगर उसमें कोई इस तरीके के अपन ने उसमें प्रोटेक्शन की लेयर नहीं लगा रखी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रस्टिंग जल्दी हो जाएगी। देयरफॉर शिप सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। मतलब कि अगर उसको अपन पेंट करके या इस तरीके से नहीं रखेंगे कंटिन्यूसली तो हमारा जो शिप है उसमें तो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डैमेज अपन देखते हैं। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर। इसलिए क्या दिया है, सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो इस तरीके से तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बार बार में क्या करना पड़ेगा, जो शिप का आयरन है वो बार बार में क्या होता जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, शिप में तो थोड़ा भी छेद हो गया, होल हो गया तो क्या हो जाएगी, वो तो डूब जाएगी ना पानी में। तो ये मॉनेटरी लॉस है। मॉनेटरी लॉस मतलब कि पैसा का नुकसान है हमारे कंट्री का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम। इट इज़ डज नॉट रस्ट। अब तुम बोलोगे कि मैम जो हम घर में जो स्टील के यूटेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें भी आयरन होता है, तो वो रस्ट क्यों नहीं होता, तो उस पर रस्टिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज जो हमारा वो स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें जो आयरन होता है वो किससे मिक्स होता है, विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम। यानी कि उसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम का भी अमाउंट प्रेजेंट है। इसलिए वो हमारे जो घर के स्टील बर्तन होते हैं वो नॉर्मली रस्टिंग नहीं हो पाती उसमें, बिकॉज ऑफ क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम मेटल की लेयरिंग हो रही है हल्की से उसके ऊपर। बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील का बर्तन है तो इसलिए, ठीक है। तो अपन ने देख लिया अभी टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन, समझ में आ गया तुम्हें। अब अपन देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन भी बहुत ईजी सा टॉपिक है। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हम देखते हैं ना कि जो NaCl यानी घर में जो वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं वो कैसे मिलता है हमें, जो सी वाटर होता है यानी समुद्र का जो पानी होता है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है तो हमें वो सॉल्ट का मिलता है। सॉल्ट फॉर्मेशन तो पढ़ा ही हुआ है ना अपन घर में, बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि समुद्र के पानी को इवेपोरेट कर देंगे, गर्म कर देंगे, पानी उड़ जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो नॉर्मली इवेपोरेशन से जो हमें सॉल्ट मिलता है, नमक जो मिलता है, वो प्योर तो होता नहीं कि डायरेक्ट अपन ने समुद्र के किनारे से नमक उठाया, इवेपोरेटेड और उसको यूज़ कर लिया, प्योर नहीं होता वो। और ना ही उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो हम इजीली देख सकते हैं, क्लियरली सीन नहीं होते, ठीक है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोल रखा है कि अगर लार्ज क्रिस्टल हमको मिले, द लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हमने लिया, चाहे वो सी वाटर हो या कोई सा भी सॉल्यूशन ले, अगर उस सॉल्यूशन से अगर अपन क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सके तो वो प्रोसेस क्या हुई हमारी, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जो कि एकदम चमकदार चमकीला सा जो सब्सटेंस होता है वो क्रिस्टल होते हैं, और वो प्रोसेस बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो केमिकल चेंज नहीं है, क्या है, फिजिकल चेंज। क्योंकि उसमें जनरली क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ही हो रहा है, केवल पानी उसमें से उड़ रहा है, जो कंटेंट उसमें ऑलरेडी था वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर अपन उसमें से वापस पानी ऐड कर देंगे तो वापस वो वैसी की वैसी स्टेज में आ जाएगा ना, एंड रिवर्सिबल हो गया, चेंज कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, हमसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइजेशन इज कौन सी प्रोसेस है, फिजिकल चेंज। और अपन बोलें रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी है, केमिकल चेंज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल बोलो या एक्टिविटी बोलो वो गिवन है, तो उसको भी फटाफट से अपन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला अपन को, एक तो ये दिया हुआ है, हाँ,
कुछ नहीं, अगर अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो अपन को केयरफुल यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अपन ने क्या किया, एक पूरा ग्लास या बीकर भर के अपन ने पानी ले लिया और उसमें कुछ ड्रॉप किसकी डाली, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिड है जो डाइल्यूटेड है उसकी 2-4 ड्रॉप्स उसमें डाल दी। हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली। अब अपन ने क्या किया, इसमें अपन H2SO4 तो डाल ही चुके हैं, मतलब कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो डाल ही चुके हैं। अब इसको अपन क्या करें, कंटिन्यूसली गर्म करते जा रहे हैं, तब तक गर्म करें जब तक कि ये बॉईल नहीं होने लग जाए। फिर बॉईल होने लग जाएगा तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे धीरे धीरे और उसको क्या करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, यानी हिलाते रहेंगे, कंटिन्यूसली स्टरिंग करते रहेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। जब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, मतलब जब तक डिजोल्व हो रहा है ईजिली डिजोल्व करते जाओ डालते जाओ, और जब डिजोल्व होना बंद हो जाए तो रुक जाओ। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। अब जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर लेंगे, हम छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर पेपर होता है लेबोरेटरी में, उसको फनल में सेट करके अपन फिल्टर कर लेते हैं, है ना, छानना फिल्टर कर लेते हैं पेपर के थ्रू। ऐसा नहीं कि घर में अपन ने हमारा जो टी स्टेनर है उससे नहीं करते, ठीक है, उससे फिल्टर कर लेते हैं। और फिर फिल्टर करने के बाद उसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब कूलिंग कर रहे हैं तो अपन क्या, ठीक है, जब कूलिंग कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। कूलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उसको छेड़ना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब कूल डाउन हो जाएगा तो देखो यहाँ पर गिवन है ना, ऐसे ब्लू से चमकदार से एकदम चमकते हुए, जैसे डायमंड की तरह चमकते हुए क्रिस्टल दिखाई देंगे अपन को। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले अपन ने छाना था जब तो उसमें कोई सॉलिड नहीं था, यानी फिल्टर किया था, फिर बाद में उसमें क्या बन गया, अपना सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। तो यही क्या है, हमारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है, क्रिस्टलाइज। तो इस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो अपन ने क्या देख लिया यहाँ पर कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो हमारे अराउंड होते हैं उनका स्टडी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अपना जो चैप्टर है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म।